Hello my dear students, how are you all? Dear students, in the last class we have already completed the super class Pisces, जिसमें हम लोगों ने fishes के बारे में जाना, chondrichthyes, osteichthyes के बारे में जाना, उनके similar points देखे और उनके dissimilar points भी हमने discuss किए. ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर या मतलब कि जॉ बियरिंग वर्टिब्रेटा के अंदर एक सुपर क्लास को कंप्लीट कर लिया और वो था पाइसेस या फिर फिशेस. अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द अनदर सुपर क्लास ऑफ वी कैन से वर्टिब्रेटा ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर अनदर सुपर क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विल बी टेट्रापोडा. ठीक है, टेट्रापोडा का मतलब आप लोगों को इमीडिएटली समझ आना चाहिए, चार पैर वाले ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है. हम लोग जैसे ही ग्नैथोस्टोमेटा स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, whenever we start studying the gnathostomata, okay, so I'm writing it over here so that it will become a quick revision for everyone over here. ठीक है, तो हमने एक ग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा था और ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ा दिया था सुपर क्लास स्पाइसेस या फिशेस. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड विद दिस फिशेस पोर्शन, राइट. मैं बार बार क्यों रिवाइज करवाती हूँ ये, ताकि तुम्हारे दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन ना बने, ये चार्ट पूरा छप जाना चाहिए. ठीक है, दूसरा आता है फिर हमारे पास में एक सेकेंड, हाँ, टेट्रापोडा. ओके, दूसरा आता है हमारे पास में यहाँ पर टेट्रापोडा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी टेट्रापोडा, चार पैर वाले ऑर्गेनिजम्स है ना, चार अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स. पेयर्ड अपेंडेजेस की प्रेजेंस जनरली टेट्रापोडा के मेंबर्स में देखने को मिलती है. ठीक है, लेकिन अभी अगर हम लोग इमेजिन करना स्टार्ट करें कि स्नेक भी इसके अंदर ही आता है, ठीक है, तब आप इमीडिएटली बोल दो कि मैम स्नेक्स तो जो रहते हैं वो टेट्रापोडा नहीं है, तब भी हम उनको कैसे इस पर्टिकुलर सुपर क्लास के अंदर पुट कर रहे हैं. तब यहाँ पर डेफिनेटली हमें ये समझना पड़ेगा कि टेट्रापोडा में देयर कैन बी सम ऑफ द एक्सेप्शंस आल्सो. ठीक है, वी आर नॉट एक्चुअली ऑलवेज गोइंग टू से दैट द एडल्ट मेंबर्स विल ऑलवेज शो द प्रेजेंस ऑफ 4 appendages, not necessarily. ठीक है, देयर विल बी सम ऑफ द एक्सेप्शंस इन द टेट्रापोडा, जहां पर हमें अपेंडेजेस की प्रेजेंस नहीं भी देखने को मिले तो भी कोई बात नहीं, उसमें कोई ना कोई तो ऐसी बात होगी कि हमने उसको टेट्रापोडा के अंदर प्लेस किया है. ठीक है, तो अभी देखते हैं टेट्रापोडा के अंदर हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे पढ़ना. तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस, फिर हम लोग पढ़ते हैं रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स. ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं बर्ड्स जिसको हम लोग एव्स भी बोलते हैं, और फिर हम लोग पढ़ते हैं मैमल्स. ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहां पर आज मैं आप लोगों को एम्फीबियंस पढ़ा रही हूँ. ठीक, तो इतना इंट्रोडक्शन काफी है ना टेट्रापोडा के रिस्पेक्ट में. अब एम्फीबिया स्टार्ट करते हैं. तो क्या ये टेट्रापोडा अगर एक सुपर क्लास है तो मैं एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल सभी को क्लास बोल सकती हूँ, इजंट इट? तो हमें ये समझ आ गया, जैसे कि फिशेस के अंदर कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टेक्थीज क्लासेस थे, सुपर क्लास स्पाइसेस था, वैसे यहाँ पर सुपर क्लास टेट्रापोडा है और क्लासेस हो जाएंगे एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एम्फीबियंस पढ़ना. एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल. ठीक है, समथिंग विच इज ऑफ ड्यूअल नेचर, एंड बायोस मतलब की लाइफ. ठीक है, तब यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग? एम्फी मतलब कि ड्यूअल एंड लाइफ शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स. ड्यूअल लाइफ का मतलब दो लाइफ नहीं है, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं. दे आर एबल टू एक्चुअली इनहैबिट या दे आर एबल टू लिव ईदर ऑन लैंड और इन वाटर मीडियम और इन एनी काइंड ऑफ एक्वेटिक मीडियम. ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. We are actually going to see the complete NCERT's paragraph. But as you all know that I generally not start with the NCERT's paragraph. I actually discuss everything point by point with respect to the imagination thing, and then we will revise the paragraph of amphibians given in our NCERT textbook. Okay, so let us just start with the characteristics of amphibians. आप लोगों को नाम समझ में आ गया है? ठीक है, अभी तक हमने जो organisms देखे थे वो fishes थे, सभी को याद हो तो फिशेस, जिसके जस्ट पहले वाले फिशेस में सारी की सारी फिशेस एक्वेटिक हमने अधिकतर देखी होती हैं. ठीक है, फिशेस एक्वेटिक होती हैं, लेकिन फिशेस के अंदर एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिशेस होती है, उनको हम लोग बोलते हैं लंग फिशेस, लंग्स वाली फिशेस. ठीक है, लंग फिशेस. ओके,
तो ये लंग फिशेस ऐसी फिशेस देखी गई जिनके पास में लंग्स की प्रेजेंस भी होती है, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया गया जहां पर जमीन के अंदर जो कि मॉइस्ट जमीन थी, एक पूरा मतलब हम बोले मिट्टी निकाल के खड्डा बना दिया गया और वहां पर हम लोगों ने एक लंग फिश को प्रॉपरली वहां पर अच्छे से कंडीशन देखी और वहां पर उसको बिठा दिया। पानी से निकाल के हमने लंग फिश को पानी से निकाल के एक मिट्टी हटाए हुए खड्डे में रख दिया। इमेजिन क्या करोगे कि मर जानी चाहिए मछली इमीडिएटली, पर ऐसा नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसको कवर कर दिया खड्डे को और हमने एक प्रॉपर एयर कनेक्शन दे दिया, वेंटिलेशन, जो जमीन के अंदर तक जाके उस मछली को हवा प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा करने के बाद में कुछ एक महीने तक हमने उस फिश को वहां रहने दिया। इमेजिन द कंडीशन, मछली वहां पर है। अब जब मेरे को बताओ 1-2 महीने बाद अगर कोई खोद के देखेगा उस जगह पर तो क्या इमेजिन करेगा कि मछली मरी हुई होनी चाहिए या कंकाल बन गया होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट वो फिश अलाइव थी, वो सिर्फ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई थी। जैसे कि हम बोलते हैं ना हाइबरनेशन पे चले जाना, एस्टिवेशन पे चले जाना, ठीक है, मतलब कि विंटर स्लीप, समर स्लीप, वैसे वो फिश भी एक पर्टिकुलर स्लीप कैटेगरी में, स्लीप काइंड ऑफ कंडीशन के अंदर एंटर हो गई। तब यहाँ पर हमें इमेजिन करना चाहिए कि फिशेस से एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि कुछ एक ऐसे फिशेस हैं जिनकी कैपेबिलिटी होती है डिफरेंटली वाटर के अंदर भी रहने की और लैंड के अंदर भी रहने की। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि लंग फिशेस कैन सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिशेस एंड द एम्फीबियंस? यस, डेफिनेटली, ठीक है। तो लंग फिशेस क्या हो जाएंगे? कनेक्टिंग लिंक हो जाएंगे, कनेक्टिंग लिंक हो जाएंगे किस किस के बीच में? बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस, बिटवीन द फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट सभी को एकदम प्रॉपरली क्लियर है? ओके, चलिए अब ये बात समझ आई। तो हमें अब ये समझ आना चाहिए कि फिशेस में तो मैक्सिमली फिशेस जो हैं वो जनरली कभी भी लैंड पे आके नहीं रहती हैं, लेकिन एम्फीबियंस जो हैं, जो कि फिशेस से ही इवॉल्व होके बने हैं, ठीक है, वो जमीन पे आके रहना प्रेफर करते हैं मैक्सिमली। कुछ एक एक्वेटिक फॉर्म्स भी उनके अंदर प्रेजेंट हैं, लेकिन वो दोनों जगह पर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि फिशेस तो वाटर में रहती थी, ऐसे कौन से पहले कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं जो कि जमीन पर पहली बार आके रहने लगे, ठीक है। तो हमें बोलना है एम्फीबियंस। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ एक पॉइंट देखते हैं, दैट इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कौन हो जाएंगे जो कि जमीन पे आके रहने लगे? वो हो जाएंगे एम्फीबियंस। अब अगला क्लास जब हम लोग पढ़ता है ना, वो होती है रेप्टिलिया। तब रेप्टिलिया के अंदर हम लोग एक लाइन बोलते हैं, जो कंफ्यूजिंग लाइन से मैं सारी क्लियर कर रही हूँ आप लोग के लिए। रेप्टिलिया के अंदर हम लोग लाइन बोलते हैं, ठीक है, द फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल, द फर्स्ट ट्रूली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर रेप्टिलिया, ठीक है। तब ये पहले एनिमल्स तो नहीं थे जो कि जमीन पे आके रहने लगे, कौन? रेप्टिलिया। लेकिन हाँ, ये ऐसे जरूर एनिमल्स हैं जो कि ट्रूली जमीन पे रहने के लिए ही बने हैं। एक्वेटिक मोड के लिए जनरली इनके मैक्सिमम मेंबर्स नहीं बने हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ डिस्क्रिप्शन, डिमार्केशन या डिफरेंस समझना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट। बोलना ये चाह रहा है कि पहले वर्टिब्रेट जो कि जमीन पे आके रहने लगे वो हो जाएंगे एम्फीबियंस, और लेकिन ये वापस से वाटर में जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी वैसी नहीं बनी हुई है कि ये जमीन के लिए एकदम परफेक्ट हो। लेकिन जमीन पे रहने के लिए एकदम परफेक्ट कौन थे? तो हम बोलेंगे रेप्टाइल्स थे। ओके, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं, यहाँ पर मैं इधर एक नोट लिख देती हूँ, ये एक नोट पॉइंट है, हालांकि क्योंकि हम लोग एम्फीबियंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। एम्फीबियस नेचर बता दिया मैंने, जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एक्टोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? तब वी द ह्यूमन, हम अगर अपने आप को इमेजिन करें तो हमारे पास कैपेबिलिटी है, क्षमता है कि हम बाहर के एटमॉस्फेयर से अपने इंटरनल बॉडी के एटमॉस्फेयर को अफेक्ट नहीं होने देते, ठीक है। मतलब कि हम समवेयर वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट आवर इनसाइड बॉडी टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट, एज अ फिक्स्ड, ठीक है। हम ह्यूमन की अगर बात करें तो हमारे ह्यूमन के अंदर बॉडी टेम्परेचर, इनसाइड बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, दैट इज imparted by continuous flowing blood
ब्लड कंटिन्यूसली तैर रहा होता है पूरी बॉडी में, और ये ब्लड की कंटिन्यूस फ्लो के कारण हीट जनरेटेड रहती है बॉडी के अंदर, और वो होती है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कहा बाहर सर्दी पड़ गई तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर अंदर का कम हो जाएगा? नो। क्या बाहर गर्मी हो गई तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा क्या? नो। ठीक है, हम हमेशा बोलेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करते हैं, तो हम अपने आप को बोलेंगे वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। लेकिन ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता नहीं होती कि वो एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, और इसीलिए हम उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज which are not able to maintain a fixed body temperature and their body temperature is actually continuously changed according to the external environmental conditions। कई बार उस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन को के अंदर सरवाइव करना इन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक बड़ी परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण से ये ऑर्गेनिज्म जो है हाइबरनेशन या एस्टिवेशन जैसी चीजें भी शो कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि कोल्ड ब्लड का मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू मेंटेन फिक्स बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी डिविजिबिलिटी कैसी है। तो इनकी हो जाती है बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल। ठीक है, हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल मतलब नेक नहीं है ना, नेक नहीं है इनके पास में। टेल की प्रेजेंस कुछ एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो सकती है, और कुछ एक ऑर्गेनिजम्स में टेल की प्रेजेंस जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो हम अगर यहाँ पर इमेजिनेशन में सिर्फ फ्रॉग लें तो भी हमें समझ में आ जाएगा कि बॉडी में हेड एंड ट्रंक है, ये हेड है और ये हो जाएगा ट्रंक। ठीक है, और टेल की प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अब मुझे इमेजिन करके बताओ फ्रॉग कैसा दिखता है। तो इमीडिएटली बोल दोगे कि फ्रॉग की सरफेस तो स्मूथ होती है बहुत, ठीक है, शाइनी स्मूथ लस्ट्रस स्किन होती है उसकी, इजंट इट। लेकिन अगर मैंने बोला टोड की स्किन बताओ, वो वाला मेंढक, मेंढक हिंदी में बोलते हैं ना, वो वाला मेंढक जो कि हमें जमीन पे देखने को मिलता है, पानी में नहीं, वो थोड़ा सा रफ दिखता है, उसकी स्किन बहुत स्मूथ नहीं दिखती। ठीक है, तो स्किन इनकी स्मूथ भी हो सकती है, स्किन इनकी रफ भी हो सकती है, लेकिन स्किन के ऊपर ग्लैंड्स होंगे और वो स्किन को हमेशा ही मॉइस्ट रखेंगे। ठीक है, तो मॉइस्ट स्किन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। और मॉइस्ट क्यों रखा हुआ होगा? क्योंकि अगर एक बाहर मॉइस्चर की लेयर स्किन के ऊपर रहती है तो हवा से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी। इसीलिए हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं दैट दे डू फॉलो क्यूटानियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन। क्यूटानियस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्किन। रेस्पिरेशन का मोड अगर स्किन के थ्रू हो रहा है तो बोल देंगे क्यूटानियस रेस्पिरेशन। ठीक है, सो दिस इज डन। अनदर पॉइंट कि इनकी स्किन स्मूथ हो सकती है, रफ हो सकती है, कैसी भी हो, लेकिन उसके ऊपर ग्लैंड्स की प्रेजेंस होगी और वो ग्लैंड्स उस स्किन को मॉइस्ट रखते हैं मोस्टली, ताकि ये क्यूटानियस रेस्पिरेशन शो कर पाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्केल्स की प्रेजेंस। अब याद करो फिशेस के पास हमने कितने स्केल्स देखे थे? प्लेकॉइड स्केल्स थे शार्क के पास में, गेनोइड स्केल्स, टिनोइड स्केल्स और साइक्लॉइड स्केल्स थे हमारे पास बोनी फिशेस के पास में। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स के पास में, क्योंकि ये इवॉल्व हुए हैं फिशेस से, क्या इनके पास में भी स्केल्स की प्रेजेंस है? तो हम बोलेंगे कि नहीं, इनके पास में स्केल्स की प्रेजेंस जनरली नहीं होती है। लेकिन कुछ तो ऐसा पॉसिबिलिटी होगा ना कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिले कि ये फिशेस से इवॉल्व हुए हैं। कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा इनके अंदर जो कि स्केल्स की प्रेजेंस शो करता हो। तब इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं केसीलियन। क्या बोलते हैं? केसीलियन। केसीलियन के पास में स्किन के बीनीथ, नीचे की तरफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ऊपर नहीं, स्किन के अंदर स्केल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है केसीलियंस के पास में। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि फिर से दर्शा रहा है कि ये फिशेस से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक, तो क्या ये वाला पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ गया है? दैट दे विल नॉट जनरली शो द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स, बट देयर इज वन पर्टिकुलर ऑर्डर नेम्ड एज केसीलियन व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स बीनीथ द स्किन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज लिम्स प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं, दोनों बात हो सकती है। केसीलियन के अंदर लिम्स की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती। ठीक है, अच्छा, मतलब कि ये वाला एग्जाम्पल देख के भी तुम लोग, यार
कहाँ गया ये रहा, ये वाला एग्जाम्पल देख के तुम लोग ये बोल दोगे कि ये केस एलियन नहीं है क्योंकि इसके पास में लिम्स नजर आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो लिम्स की प्रेजेंस होगी मोस्टली, लिम्स की प्रेजेंस होगी मोस्टली, लेकिन केस एलियन जो है उनके पास में लिम्स की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती है। तो 2 पेयर अपेंडेजेस है ना होते हैं, इसलिए मैंने कहा था टेट्रापोडा के सारे मेंबर्स के पास 4 पैर हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट देखते हैं इनके पास क्या गिल्स की प्रेजेंस है। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये मालूम हुआ है कि ये फिशेस से इवॉल्व हुए हैं, तो हम वो पॉइंट जरूर डिस्कस करेंगे जो कि फिशेस के पास थे, क्या इनके पास में भी है? ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि गिल्स इनके पास में होते हैं क्या। तो इनके लार्वल स्टेजेस के पास में गिल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है, जैसे कि टैडपोल लार्वा होता है, टैडपोल लार्वा के पास में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन एडल्ट मेंबर्स में सारे मेंबर्स के पास में गिल्स नहीं होते हैं, 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ के, और वो एक्सेप्शन आता है नेक्चुरस। ठीक है, तो नेक्चुरस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में 4 पेयर गिल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है अडल्टहुड में भी, और वो गिल्स होते हैं एक्सटर्नल गिल्स, जैसे कि फिशेस के पास में होते हैं एक्सटर्नल गिल्स, राइट। तो ये वाला फोटोग्राफ दिख रहा है सबको, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा रही हूं ताकि आपको थोड़ी बेटर क्लैरिटी ऑब्टेन हो पाए। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एवरीवन। देखो यहां पर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक ऑर्गेनिज्म हमें पूरा दिख रहा है, राइट। इसका नाम है नेक्चुरस, इसी को बोलते हैं मड पपी, कीचड़ में रहता है जनरली ये, ठीक है। और इसके पास में ये बाहर ये अपेंडेजेस दिख रहे हैं, ये अपेंडेजेस दिख रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वेलवेटी जो नजर आ रहा है थोड़ा सा बाहर रेड कलर का, मरून कलर का, ये है एक्सटर्नल गिल्स, जो कि कितने हैं 4 पेयर। और 4 पेयर गिल्स किसके पास होते थे, किसी को भी अगर याद हो तो 4 पेयर गिल्स वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द ऑस्टिकथीज। तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऑफ कंफर्मेशन मिला कि हाँ ये तो पक्की बात हो गई अब तो कि फिशेस से इवॉल्व हुए हैं, isn't it? तो गिल्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट इन द लार्वल स्टेजेस। किसी ऑर्गेनिज्म के पास में एक्सटर्नल गिल्स एडल्टहुड में प्रेजेंट हैं, जैसे कि नेक्चुरस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास में एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट हैं, वो भी 4 पेयर। ओके, तो इमेजिन हो गया पक्का, ठीक है, इतना सबको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, इसका क्या मतलब है। तो हम बात करेंगे जब हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स की बात करते हैं, आप लोग जब भी अपने मतलब सर के पीछे हाथ लगाते हैं तो आप लोगों को 2 राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस मालूम पड़ती हैं सभी लोगों को, ठीक है। तो ये राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्डाइल्स, और ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ में एक कनेक्शन बनाती है, ठीक है। मान लो कि वर्टिब्रल कॉलम से जैसे फिक्सेशन बनाना है पूरा, ठीक है। तो इस प्रकार का फिक्सेशन आने के लिए ये जो 2 राउंडेड प्रोट्रूबरेंसेस है ना, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के साथ फिक्स हो रही हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। कॉन्डाइल का मतलब होता है अ राउंडेड प्रोट्रूबरेंस, एक गोल सा उठाव एक हड्डी के अंदर अगर होगा तो हम बोलेंगे उसको कॉन्डाइल, ठीक है। तो डाइकॉन्डाइलिक का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हैं इनके पास ऐसे राउंड प्रोट्रूबरेंसेस। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताते हुए यहाँ पर, अगर आप लोगों को अच्छे से याद रहे ये तो यहीं पे लिख देते हैं इसको हम लोग, एम्फीबियंस मतलब कि जिनको भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एंड मैमल्स, ठीक है। ये वर्टिब्रेट्स दोनों के दोनों डाइकॉन्डाइलिक स्कल वाले होते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल वाले होते हैं। इनके पास 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, लेकिन रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, ठीक है, और रेप्टाइल्स हो गए, एव्स हो गए, और फिशेस भी लिख देते हैं, हमने लिखा नहीं, कोई बात नहीं। फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एव्स, यहां लिख देती हूँ, फिशेस, रेप्टाइल्स एंड एव्स, इनके पास में एक ही कॉन्डाइल होता है, इनको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलिक स्कल वाले, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा सभी लोग, एम्फीबियंस एंड मैमल्स के पास में डाइकॉन्डाइलिक स्कल एंड रेप्टाइल्स एंड एव्स के पास में मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। एंड आई रियली वांट टू improve my handwriting because I don't know when I will be able to literally write a good handwriting over this particular board, ठीक है। I'll do that right now, wait, मैंने क्या बोला था बाय द वे यहाँ लिखने के लिए, हाँ मैं स्कल की बात कर रही थी ना, ठीक है, ओके चलो। स्कल थोड़ा सा बेटर हो सकता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, प्लीज डोंट से कि अभी खराब है, ये हो जाएगा एम्फीबियंस एंड मैमल्स, ठीक है, ओके लिटिल बेटर। देन मोनोकॉन्डाइलिक स्कल
monocondylic skull, okay, will be fishes, reptiles and aves. oh thank god, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं रेस्पिरेशन कैसे करेंगे। तो ये वाला साइड में फ्रॉग का फोटो देखो, इसके पास में नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स हमारे जैसे, फिर बक्कल कैविटी आएगी और फिर फेरिंग्स आता है बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे, ठीक है। तो मैं पॉइंटर से बताऊंगी ताकि ज्यादा बेटर क्लियर हो। ये देखो, ये है नॉस्ट्रल, ये है माउथ, ठीक है, नॉस्ट्रल और माउथ बक्कल कैविटी, ठीक है, आ रही है हमारे पास। बक्कल कैविटी के बाद आ रहा है पीछे फेरिंग्स। फेरिंग्स इनका ऐसा होता है जो कि हाईली वॉस्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब कि ब्लड सप्लाई फेरिंग्स में बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, बक्को फेरिंजियल, मतलब कि बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के थ्रू भी एक्सचेंज कर सकते हैं गैसेस का, बॉडी के अंदर ब्लड में पहुंचा सकते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि फिर फेरिंग्स के बाद इनके पास में ट्रैकिया वगैरह स्ट्रक्चर्स आने के बाद फिर फाइनली लंग्स आएंगे, तो लंग्स के पास में भी एयर जा सकती है, और लंग्स भी हाईली वॉस्कुलर स्ट्रक्चर्स क्योंकि है, इसीलिए ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन को दे देंगे और CO2 को ले सकते हैं। तो दो मोड हो गए, एक तो हो गया कि फेरिंग्स के और बक्कल कैविटी के कॉम्बिनेशन इफेक्ट के थ्रू बक्को फेरेंजियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा हो गया पल्मोनरी या लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन। तीसरा हो जाएगा गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, जो कि हमने देखा था कि ये इनके लार्वल स्टेजेस के पास में होता है। और चौथा हो गया स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, क्योंकि स्किन को तो ये हमेशा मॉइस्ट रखते हैं। तो ये हमारा पॉइंट एकदम क्लियर हो गया है कि इनके पास में मोड ऑफ रेस्पिरेशन किस प्रकार से क्या क्या आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इनका हार्ट किस प्रकार का है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में तो 4 हो गए, हार्ट किस प्रकार का है। तो फिशेस का था 2 चेम्बर्ड हार्ट, इनके पास में है 3 चेम्बर्ड हार्ट। 3 चेम्बर्ड हार्ट होने के लिए मैंने ये 5 कर दिया ना, ये गलती है। यहाँ पर फिशेस का 2 चेम्बर्ड है और एम्फीबियंस का 3 चेम्बर्ड है, ठीक है। तो देखो 3 चेम्बर्ड हार्ट की बात करें तो एक होता है इनके पास एट्रियम, एक होता है इनके पास वेंट्रिकल, और एक होता है इनके पास में एक होता है इनके पास एट्रियम, एक होता है इनके पास एट्रियम और एक होता है इनके पास वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो मिक्स्ड ब्लड रिसीव कर रहा है। एक तरीके से ना उसको ऑक्सीजनेटेड मैं बोलने की गलती नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि बेसिकली एम्फीबियंस जो है इनके पास में हमेशा ही कोई प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी नहीं घूम रहा होता, एक तरीके से मिक्स्ड ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा होता है, ठीक है। फिर भी हम बोलेंगे लिटिल ऑक्सीजनेटेड व्हेन कंपेयर टू द अदर बॉडी ऑर्गन सप्लाईज, ठीक है। तो जो लंग्स से आने वाला ब्लड है इसको हमने थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड मान लिया, और इधर जो ब्लड आ रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सी और ऑक्सी मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल में, तो यहां बन जाएगा एक मिक्स्ड ब्लड। ये मिक्स्ड ब्लड ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, पूरी बॉडी में ये मिक्स्ड ब्लड ही सर्कुलेट होगा, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड का मतलब उसके पास में ऑक्सीजन भी होगी और CO2 भी होगी। इनके पास में कोई बहुत अच्छा प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। सर्कुलेशन इनके पास में होता है मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो है पर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वेंट्रिकल पूरे के पूरे 2 पार्टीशन वाले नहीं हो गए ना, एक ही वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल नहीं है। अगर 2 वेंट्रिकल होते तो हम बोल जाते इसके पास में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के पास में, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया हमारा समझ में आने का पॉइंट। एक और अच्छा, नेक्स्ट आता है हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है। साइनस विनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ये 2 स्ट्रक्चर्स और मौजूद होते हैं। ये फिशेस के पास में भी थे, ठीक है। अब मैं तुमको बता देती हूँ, देखो साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसिस, सिर्फ नाम से समझना। साइनस विनोसस एक ऐसा स्वॉलन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक प्रकार से हम बोलेंगे वेना कैवा जैसा रोल निभा रहा है। मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग वेन्स से जो आ रहा है ना, वो साइनस विनोसस के पास आ रहा है पहले, और साइनस विनोसस ही उसे राइट एट्रियम में पोर करता, समझ आया। ऑन दी अदर हैंड ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है, एओटिक ट्रंक टाइप साउंड कर रहा है डेफिनेटली, और वैसा ही इसका फंक्शन है कि जो मिक्स्ड ब्लड इनका जा रहा है ना ऑर्गन्स के पास में, वो पहले जाएगा ट्रंकस आर्टेरियोसिस के पास में, फिर उससे आर्टरी निकलेगी और अलग अलग ऑर्गन में सप्लाई करेंगी। मतलब कि साइनस विनोसस का फंक्शन किस प्रकार का है, वेना कैवा जैसा।
और ट्रंकस आर्टेरियस का फंक्शन किस प्रकार का है, तो हम बोलेंगे एओर्टिक ट्रंक के जैसा, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। फिर आता है इनके पास में पोर्टल सिस्टम्स, है ना। अब मैं आप लोगों को एक चीज मैं लिख के पढ़ा रही हूं और वो हमेशा ही काम आएगी आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं एनिमल किंगडम के बचे हुए उन सब में। उसको हम लोग बोल देते हैं पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को ये चीज समझा रही हूँ, उसको प्लीज ध्यान देना। पोर्टल सिस्टम एक प्रकार का बाईपास टाइप का सिस्टम है, ठीक है। जनरल और इन सिस्टम्स में क्या डिफरेंट है ये देखते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि एक इंडिविजुअल के पास है हार्ट, ठीक है, और है ना वेन, मतलब ऐसे जनरली बॉक्स डायग्राम समझोगे तो बेटर होगा। हार्ट है और एओर्टा है, आर्टरीज बनी, ठीक है, और ऑर्गन्स के पास में ब्लड पहुंचा तो हमने कोई सा भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन ले लिया या टिश्यू ले लिया, ठीक है। ऑर्गन या टिश्यू के पास में ब्लड सप्लाई पहुंच रहा है, ठीक है। वो भी कैसा ब्लड सप्लाई हो गया, क्योंकि वो हार्ट से आने वाला ब्लड सप्लाई है तो हम लोग उसको बोल देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब वेनस ब्लड रहता है वो वेनस ब्लड को पहुंचना चाहिए दोबारा से हार्ट के पास में। ये एक नॉर्मल चीज होती है, ये एक नॉर्मल चीज होती है, राइट। जहां पर इस जगह पर मैं बोलूंगी दिस विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड since tissues are liberating CO2 in the blood, then it becomes a deoxygenated blood which will go to the heart again, ठीक है, via right atrium, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, और इधर आ रहा था via left ventricle, ठीक है। चलो ओके, तो इतनी बात हमारे थोड़ी थोड़ी क्लियर है। हमें मालूम है कि डेफिनेटली ये ब्लड जो है हार्ट से जाना चाहिए लंग्स के पास, वो हमें सबको पता है, ठीक है। तुम लोग फिर भी अगर कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ, देखो ये लंग्स के पास पहुंचा दिया हमने, ठीक है, और फिर लंग्स ने पहुंचाया प्योर ब्लड, ठीक है। चलो अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हुआ समथिंग विच इज नॉर्मल, which is normal. This is generally happening. Now what is portal system? तो अब मैं यहाँ पर पहले एक पोर्टल सिस्टम की बात करती हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो अब इसमें क्या केस होता है, ठीक है, तो हम समझते हैं इसको। हार्ट से जब भी ब्लड जाता है, ठीक है, वेन एवर द ब्लड गोज फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट है, ठीक है, ये ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड ऑर्गन्स के पास में, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ऑर्गन्स के पास में, डेफिनेटली मैंने यहाँ पर कुछ बनाना है, ठीक है। देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहे हैं हम, पहले तो किसके पास पहुंचा रही हूँ मैं, तो मैंने बोल दिया मैं गट के पास पहुंचा रही हूँ, मतलब कि हम सिंपली इंटेस्टाइन बोल देते हैं। इंटेस्टाइन के पास मैं बोल रही हूँ कि मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया इंटेस्टाइन के पास में, लेकिन इंटेस्टाइन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना वो हार्ट के पास पहुंचना था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। बीच में एक ऑर्गन के पास वो रुक गया। वेन किसी ऑर्गन के पास जाके ओपन हो रही है, जो कि जनरली नहीं होता। जनरली वेन्स जाती हैं, वेना कैवा में ब्लड पोर कर देती हैं ताकि वो हार्ट के पास पहुंच जाए, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया हमने लिवर के पास में, हेपार के पास में, ठीक है। और फिर लिवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फाइनली इंटेस्टाइन का भी और लिवर का खुद का भी पहुंचाया जाए हार्ट के पास में। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये बीच में एक बाईपास रोड की तरह काम कर रहा है, बाइफर्केशन हो गया, इजंट इट? तब हम इस प्रकार के पोर्टल सिस्टम को बोल देते हैं, क्योंकि लिवर का इन्वॉल्वमेंट हुआ है और लिवर के लिए ही शब्द का इस्तेमाल होता है हेपार, हम लोग बोल देंगे इसको हेपैटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसा क्यों किया होगा, क्या फायदा हुआ होगा? तब फायदा सिर्फ इतना है कि जब इंटेस्टाइन जो रहता है उससे जो ब्लड पहुंच रहा होता है, डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि फूड का अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है, राइट? तो इंटेस्टाइनल ब्लड विल ऑलवेज बी रिच इन ग्लूकोज कंटेंट, ठीक है। तो क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, हम ऐसी फ्रीली सर्कुलेटिंग ग्लूकोज को हार्ट के पास नहीं पहुंचाना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि ये ग्लूकोज जो है ये लिवर के अंदर जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए, इजंट इट? तो हम यहाँ पर बोल देते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज रिच ब्लड है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज रिच ब्लड है, इधर हमें क्या बन जाएगा, ग्लाइकोजन, और इसीलिए हमको यहाँ पर ब्लड को पहुंचाना था। पहली बात। दूसरी बात,
हम बोलेंगे हमने जो खाना खाया उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्सिन्स हो सकती है कि नहीं, बहुत सारे टॉक्सिन्स मालूम पड़ा कि हैं उसके अंदर, ठीक है। तब एक सेकेंड रुक जाओ, बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइज है ना। चलो तब मैं लिख लेती हूँ। ओके, ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके ओके तो ग्लूकोज रिच ब्लड का बेसिकली हमने लिवर में पहुंचाने का सिर्फ एक रीजन था कि हम चाहते हैं कि लिवर में ग्लाइकोजन बन जाए और ग्लाइकोजन स्टोर हो जाए लिवर के अंदर। दूसरा एक और बात कि टॉक्सिन रिच फूड अगर हम लोग खा रहे हैं बाय एनी चांस, तो टॉक्सिन्स जो है वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं पहुंचे। डिटॉक्सिफिकेशन का ऑर्गन कौन सा होता है? लिवर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, टॉक्सिन्स कैन बी प्रेजेंट, ठीक है। इसीलिए ये टॉक्सिन्स भी हम लोग यहां पर पहुंचा देंगे ताकि क्या हो जाए, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। तो ये भी काम लिवर कर देगा। आया समझ में? तो इस कारण से हम हमेशा बोलेंगे कि, और मेटाबॉलिज्म भी लिवर कर देगा। इस कारण से हम बोलेंगे कि कुछ एक ऑर्गन्स की अलग ही इंपॉर्टेंस है, इसलिए पोर्टल सिस्टम की रिक्वायरमेंट बैठी, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, और क्या हो सकता है एक और बताओ? अमीनो एसिड रिच फूड था, सपोज मान लो ये अमीनो एसिड रिच फूड था, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉइटीज है, और हम नहीं चाहते कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कोई भी चीज जो है या अमोनिया के फ्री फॉर्म्स जो है, आयनाइज्ड फॉर्म्स जो है, वो पहुंच के हार्ट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो हम ये बोलेंगे कि यूरिया बन जाए कहां पर? लिवर के अंदर। तो यूरिया साइकिल भी यहीं पर मॉनिटर होती है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो पोर्टल सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई। तो इस प्रकार से पोर्टल सिस्टम्स की प्रेजेंस जो है वो वर्टिब्रेटा के अंदर देखने को मिलती है मेनली, ठीक है। जहां पर एम्फीबियंस की बात करें अगर हम लोग, तो एम्फीबियंस के पास में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिशेस के पास में रीनल पोर्टल सिस्टम होता था, वही पोर्टल सिस्टम एम्फीबियन के पास में भी देखने को मिलता है। रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कौन से ऑर्गन की बात यहां पर मैं करने वाली होंगी। ये हार्ट है मान लिया, ठीक है। ये एओर्टा निकला, आर्टरी, ठीक है, अच्छी बात। किधर जानी, तो हम लोग बोल देंगे कि ये जा रही थी बेसिकली कॉर्डा के पास, मतलब कि टेल के पास, टेल फिन, ठीक है, टेल, ओके। टेल से निकलने वाली वेन जो थी वो जानी चाहिए थी हार्ट के पास में, लेकिन वो नहीं जाती, और कहाँ चली जाती है? किडनी के पास में, क्योंकि रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। और फिर किडनी और टेल का मिक्स्ड वेनस ब्लड जो है वो पहुंचाया जाता है हार्ट के पास में। तो ये हो गया एक प्रकार से बाईपास ऑर्गन। ऐसा क्यों कर दिया होगा? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फिशेस के अंदर टेल काफी परमिएबल होती है, मतलब अमोनिया जैसे रिच कंपाउंड्स के लिए। इसीलिए हम बोलेंगे कि नाइट्रोजनस कंटेंट का हार्ट के पास डायरेक्टली ना पहुंचना हो, और इसीलिए वो किडनी के पास पहुंच जाए ताकि उसको एक्सक्रीट कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए रीनल पोर्टल सिस्टम फंक्शनैलिटी में था, है ना। लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म जो कि आगे आने वाले हैं सबके पास में ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। रीनल पोर्टल सिस्टम सिर्फ फिशेस के पास में हमको प्रोमिनेंटली दिखता है, और हम लोगों को एम्फीबियंस के पास में भी ये दिख जाता है, पर हम लोगों को ये रेप्टाइल्स के पास में इतना प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा, ना बर्ड्स के पास में, ना मैमल्स के पास में, ठीक है। रिड्यूस होता गया और खत्म हो गया, ओके। तो किडनी में क्या हुआ बेसिकली? तो हम बोलेंगे एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, फिर से, ठीक है। ये हुआ पोर्टल सिस्टम्स। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए हो पोर्टल सिस्टम्स और उनके फंक्शनैलिटीज क्या क्या है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम होता क्या है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, ये एनसीईआरटी लेवल पर नहीं होता, ठीक। आरबीसीज बाय कॉन्वेक्स होते हैं, ओवल होते हैं, न्यूक्लियड होते हैं। पूरा याद रखने की कभी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इतना याद रखना कि आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है, ठीक। किडनीज मीजोनेफ्रिक टाइप की होती हैं, प्रोनेफ्रोज से बेटर होती है मीजोनेफ्रिक किडनी। तो एम्फीबियंस के पास में फिशेस से थोड़ी सी बेटर डेवलप्ड किडनी होती है, और इनसे भी बेटर डेवलप्ड किडनी होगी रेप्टाइल्स के पास में, एव्स के पास में और मैमल्स के पास में, क्योंकि वहां पर हमारे पास मेटानेफ्रिक किडनी की प्रेजेंस आएगी,
ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ किडनी के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, जिसमें कि मीजोनेफ्रिक टाइप किडनी होती है। इनके पास में नेफ्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता। नेफ्रॉन्स का नंबर मान लीजिए कम से कम कुछ एक 4000 के आसपास नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम मैमेलियन किडनी की बात करें तो मैमेलियन किडनी के पास में हर किडनी में 1 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, राइट। यूरिनरी ब्लैडर की प्रेजेंस फ्रॉग के पास में देखने को मिलेगी, मतलब कि फ्रॉग जो है वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट टेम्पररी बिफोर उसको बाहर निकालने के पहले टेम्पररी स्टोर कर सकता है ब्लैडर के अंदर, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है, ये भी एक पॉइंट है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस वेस्ट लार्वा के अंदर अलग होगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वाटर में रहता है, और एडल्ट फॉर्म में वो अलग हो सकता है। तो लार्वा हो गया या टेल्ड एम्फीबियंस हो गए, जिनके पास में टेल है, जैसे कि सैलमेंडर, उनके पास अमोनिया होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और फ्रॉग के पास में और टोड के पास में यूरिया होता है, ठीक है। इनके पास में ऑर्गेनिजम्स के पास में कॉमन यूरिनोजेनाइटल और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है, कॉमन यूरिनोजेनाइटल और फीकल ओपनिंग होती है, ठीक है। यहां से मैं वर्ड फीकल ले लेती हूं, यहां से मैं वर्ड यूरिनो ले लेती हूं, यहां से मैं वर्ड जेनाइटल ले लेती हूं। तो मैंने क्या बोल दिया, कॉमन कौन कौन सी, फीको यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग, और उसका नाम हो जाएगा क्लोएकल अपर्चर। समझ आ गया, ठीक है। तो इनके पास एक कॉमन ओपनिंग है, कॉमन फीको यूरिनो एंड जेनाइटल ओपनिंग, विच इज कॉल्ड एज क्लोएकल अपर्चर, जो कि बाहर ओपन होता है, ठीक है। फिर क्या एम्फीबियंस के पास में कान होते हैं? Yes, amphibians have ear but not the external ear like pinna. They don't have that, ठीक है। They will have the internal ear and the middle ear. Tympanum होगा इनके पास में, ठीक है। लेकिन इनके पास में एक्सटर्नल ईयर की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती। इनकी आंखों के पास में आईलिड्स होते हैं, आईलिड्स ब्लिंकिंग वाले, ठीक है। फिशेस के पास में आईलिड्स देखने को हमें नहीं मिले थे, लेकिन इनके पास में आईलिड्स होते हैं प्रॉपर, ठीक। 10 पेयर क्रेनियल नर्व के प्रेजेंट होते हैं, एग्जैक्टली जितने के फिशेस में थे उतने ही। लेटरल लाइन सेंस सिस्टम फिशेस के पास में भी था, ठीक है, न्यूरोमास सेल्स वाला। इनके पास में भी वही लेटरल लाइन सेंस सिस्टम प्रेजेंट होगा, इसीलिए फिशेस का लेक्चर जरूर देख लेना जिसने नहीं देखा हो तो। फर्टिलाइजेशन कैसा है, तो हम बोलेंगे कि मेल और फीमेल मेंबर्स जो हैं वो अपने गैमीट्स जो हैं, ठीक है, गैमीट्स को पोर कर देते हैं वाटर में, ठीक है, गैमीट्स इन वाटर, और वहीं पर फर्टिलाइज होते हैं, तो इसीलिए हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन हो गया एक्सटर्नल। और इनका डेवलपमेंट एग के अंदर होता है, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे ओविपेरस, ठीक है। और एग जल्दी से हैच होके लार्वा बन जाता है, मतलब कि लार्वल स्टेज प्रेजेंट है और लार्वा ही अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो हम बोल देंगे डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलेगा। और क्योंकि मैंने कहा कि गैमीट्स को वाटर में लिबरेट कर देते हैं, इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि ये ट्रूली टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकते, इनका अभी भी डिपेंडेंस वाटर के ऊपर है, वो है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक। इसीलिए दे रिटर्न टू वाटर फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी कॉपुलेटरी ऑर्गन, देयरफॉर द गैमीट्स आर लेड इन द वाटर, ठीक है, एंड द फर्टिलाइजेशन विल बी ऑफ एक्सटर्नल टाइप, ठीक है। The larva is named as tadpole larva. That is it. ठीक, क्या क्या समझ आ गया बता दो जल्दी से। पहली बात तो एम्फीबियंस रह सकते हैं पानी में भी और जमीन पे भी। दूसरी बात, इनकी बॉडी में हेड और ट्रंक होता है, टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तीसरी बात, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। चौथी बात, स्मूथ स्किन भी हो सकती है और रफ स्किन भी हो सकती है, लेकिन क्यूटानियस मोड ऑफ रेस्पिरेशन के कारण से इनके पास में स्किन हमेशा मॉइस्ट होगी अक्सर ही, ठीक है। स्केल्स की प्रेजेंस देखने को नहीं मिलती है, लेकिन केसीलियंस के अंदर स्केल्स स्किन के नीचे छुपे हुए दिखते हैं। लोकोमोशन के लिए 2 पेयर लिम्स हो भी सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि केसीलियन के पास में कोई भी लिम्स नहीं होते। गिल्स इनके लार्वल स्टेज में होते हैं, अडल्टहुड में गिल्स जनरली नहीं होते, लेकिन नेक्चुरस के पास में होते हैं, ठीक है। स्कल इनका डाइकोंडालिक होता है, मैमल्स का भी स्कल डाइकोंडालिक होता है, ठीक। मोड ऑफ रेस्पिरेशन में बक्कोफेरेंजियल मोड ऑफ रेस्पिरेशन, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन पॉसिबल है, ठीक। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, 1 एट्रियम ऑन द राइट साइड, 1 एट्रियम ऑन द लेफ्ट साइड एंड ओनली 1 वेंट्रिकल, ठीक।
They also show presence of a sinus venosus, vena cava like structure and a truncus arteriosus, aorta like structure. ठीक, they can be either a monotelic as in larva tadpole as well as the adult form of we can say salamander. ठीक है, एंड यूरियोटेलिक भी ये हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉग और टोड हो गया. इतना काफी है रिविजन में. हाँ, ईयर इनके पास एक्सटर्नल नहीं होता, इनके पास में आईलिड्स होती हैं. क्रेनियल नर्व 10 पेयर फिशेस के बराबर, लेटरल लाइन सिस्टम फिशेस के जैसा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और ओविपैरिटी. ठीक है, डन. इतना सारा रिवाइज करा दिया मैंने. अब हम फटाफट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आते हैं. ऑर्डर्स है ना, ऑर्डर्स देख रहे हैं हम लोग. ऑर्डर्स में आते हैं एन्यूरा, टेललेस, इनके पास टेल नहीं होती. टेल किसके पास नहीं होती? फ्रॉग्स एंड टोड्स. ठीक है, तो यहाँ लिखा है, मैं लिख नहीं रही वापस से. फ्रॉग्स एंड टोड्स, इनके पास में टेल प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास में कॉर्डेटा. कॉर्डा मतलब कि टेल है, तो कॉर्डेटा के पास में टेल प्रेजेंट होती है. और जिम्नोफियोना, ऑफियोना, ऑफिस का मतलब होता है स्नेक. ठीक है, और इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? स्नेक लाइक. आया समझ में? ठीक है, तो एन्यूरा के मेंबर्स के पास टेल नहीं होती है, वो जंपिंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं. ठीक है, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, शॉर्ट होती है. टोड और फ्रॉग इसके अंदर आते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रख लेना बस. कॉर्डेटा के अंदर सैलामेंडर आता है, और सैलामेंडर जो होता है उनके पास में एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है. ठीक है, जिम्नोफियोना को ही हम लोग केसिलियन बोलते हैं. ये वही केसिलियन है जो कि लिम्बलेस एम्फीबियन कहला सकता है. लिम्बलेस एम्फीबियन. ठीक है, सो दैट इज ऑल, दैट इज ऑल. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड द ऑर्डर्स. नेक्स्ट देखते हैं. Now just let us see the examples of all the amphibians which are going to show some kind of different behavior, that is called as parental care. ठीक है, तो parental care was also shown by the hippocampus in case of fishes. यहाँ पर भी parental care show करते हैं कुछ एक organisms, अलग तरीके से show करते हैं. एक example हमारे सामने है ichthyophis. ठीक है, ichthyophis, ichthyo का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? It is fish. ऑफिस का मतलब क्या होता है? स्नेक. स्नेक जैसी फिश. एक्चुअल में एम्फीबियन है ये, ना तो ये फिश है ना तो ये स्नेक है. इट इज एक्चुअली एम्फीबियन. ठीक है, तो इक्थायोफिस ब्लाइंड होता है और अपने एग्स को ले करने के बाद अपने आप को उसके आसपास कॉइल कर लेता है ताकि उसके एग्स प्रॉपरली हैच हो सके और उसके जनरेशन कंटिन्यूड रहे. हाउ ब्यूटीफुल, राइट? कौन करता है ऐसा बाय द वे? फीमेल मेंबर. ठीक है, मेल मेंबर ये काम नहीं करता है. इक्थायोफिस में फीमेल मेंबर्स पेरेंटल केयर शो करते हैं. एलाइटस, एलाइटस को बोलते हैं मिडवाइफ टोड. क्या बोलते हैं? मिडवाइफ टोड. ठीक है, इसके अंदर मेल मेंबर्स पेरेंटल केयर शो करते हैं. मेल मेंबर्स पेरेंटल केयर शो करते हैं. वो क्या करते हैं? थाइज के बीच में एग्स को गुच्छे को चिपका के रखते हैं हमेशा टाइट, ताकि एग्स कहीं भी नहीं जाए. एग्स थाइज के बीच में चिपके रहें और जब तक उससे लार्वा हैच ना हो जाए तब तक ये एलाइटस मूव भी नहीं करते. ठीक है, तो सो मच लव फॉर द किड्स. एलाइटस हो गया. और इसके बाद है पीपा. पीपा को बोलते हैं सुरिनाम टोड. सुरिनाम टोड, इसमें फीमेल मेंबर शो करती है पेरेंटल केयर. मैं यहाँ लिखती हूँ फीमेल शोज पेरेंटल केयर, जो कि अपने बैक के ऊपर, अपने पीठ के ऊपर बहुत सारे पिट होते हैं उनके पास, छेद 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 छेद, उसके अंदर एग्स को रख लेती है वो, जब तक कि वो हैच ना हो. जैसे कि पीठ है, इसके ऊपर एग्स नजर आ रहे हैं. इज दिस क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ऑफ द पेरेंटल केयर शोन बाय एम्फीबियंस. I just really hope that you all got everything, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को डिटेल में कवर किया हुआ है यार. और तुम लोग जो है कि चैनल को शेयर करने में बहुत कमी रख रहे हो और लेक्चर्स को टाइमली देख नहीं रहे हो. आई एम रियली नॉट एबल टू सी दैट देयर आर मेनी व्यूज कमिंग ऑन सच अ गुड लेक्चर, isn't it? I am trying to give my best and I just hope and expect the best from your side as well, isn't it? तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ग्रेविटी सर्कल बायोलॉजी चैनल को. अमृता मैम का नाम भी थोड़ा थोड़ा ऊपर कर ही सकते हो यार तुम लोग. ठीक है, तो क्योंकि जो है मैम हर एक चीज़ को कवर कर रही है और वो भी यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे. मैं काट के नहीं पढ़ा रही, ठीक है, कि इतना पोर्शन हटा दो उतना पोर्शन फेंक दो. नो, आई एम ट्राइंग कवर ईच एंड एवरीथिंग विच इज पॉसिबल, ईच एंड एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन नीट. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और इसको थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करो सो दैट मेरे को भी अच्छा फीलिंग आएगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो शेयर कर रहे हैं लेक्चर्स को. चलो बाय एवरीबॉडी.
just ending up the class here only. Don't forget to like, share and subscribe the channel Gravity Circle Biology. Thank you.